नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। प्रणाम देवभूमि, आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, विजिलेंस की टीम को बड़ी सफलता। फरार चल रहे किशन चंद को टीम ने अरेस्ट किया है। यूपी के गाजियाबाद वैशाली से अरेस्ट किया आरोपी। तो कार्बेट में टाइगर सफारी मामले में मुख्य आरोपी है किशन चंद्र। तो रिजर्व फॉरेस्ट में स्वीकृति से ज्यादा पेड़ काटने का आरोप। किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से छापेमारी कर रही थी विजिलेंस। तो हाईकोर्ट ने भी किशन चंद की अग्रिम जमानत याचिका को कर दिया था खारिज। आरोपी किशन चंद के घर पर विजिलेंस कुर्की का नोटिस कर चुकी थी चस्पा। और अब देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है। रिजर्व फॉरेस्ट में स्वीकृति से ज्यादा पेड़ काटने का आरोप। तो किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए कई दिनों से यह छापेमारी विजिलेंस कर रही थी और विजिलेंस को यह बड़ी सफलता। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, क्या जानकारी, एक बड़ी सफलता विजिलेंस को मिली है। देखिए, लंबे वक्त से लगातार तलाश कर रही थी किशन चंद की और आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। जी देखिए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश हैं कि भ्रष्टाचार और गलत काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई है, उसी के तहत किशन चंद कल नोएडा वैशाली के निकट एक निजी अस्पताल से अरेस्ट हो गए हैं। इन्होंने अपने बचने के बहुत प्रयास किए। इन्होंने एक अखाड़ा बनाने की कोशिश की, संत बनने की कोशिश की, कई बड़े नेताओं के संपर्क में थे, कई अफसरों पर दबाव बना रहे थे कि उन्हें कैसे भी बचा लिया जाए, पर वो नहीं बच पाए। किशन चंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट टाइगर सफारी के नाम का भी बेजा इस्तेमाल किया है। बिना किसी अनुमति के इस कार्य का निर्माण शुरू किया गया। जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जहां बिना अनुमति पत्ता इधर से उधर नहीं किया जा सकता, बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, वहां इन्होंने छेड़छाड़ की, पेड़ कटवाए हैं। किशन चंद तो एक शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक लोग भी अब इसके दायरे में आएंगे। जो चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो कर ही रहे थे और खुद भी उनके दामन पर कई दाग हैं। तो किशन चंद को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको देहरादून लाया जा रहा है। नोएडा से करीब 6 घंटे बाद उन्हें देहरादून पहुंचाया जाएगा और करीब 12 बजे के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजिलेंस उनका रिमांड लेगी 14 दिनों का, क्योंकि विजिलेंस सूत्रों ने बताया है कि किशन चंद का रिमांड लेके कुछ और राज भी पर्दाफाश होने हैं कि आखिर किसके कहने पर उन्होंने ये सब किया और कौन कौन इस पूरे गोरख धंधे में शामिल है, कहां से पैसा आया और क्या क्या चीजें हैं। किशन चंद बहुत नामी हस्ती रहे हैं। डीएफओ हरिद्वार रहते हुए इनकी इतनी विशाल कोठी हरिद्वार में है कि हर कोई देखकर ताज्जुब मानता था। और जब जहां ये जिस तैनाती पर भी रहे, सिस्टम इन्हीं के हिसाब से चलता रहा। पर अब ये धामी राज है। ऐसे भ्रष्टों की जगह सिर्फ जेल में है और किशन चंद भी अब कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों जेल की ओर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 50,000 नए पॉली हाउस लगाने जा रही है। सहकारिता विभाग किसानों के बीच तेजी से काम कर रहा है। कीवी और एप्पल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। वहीं सहकारिता विभाग नोडल एजेंसी है। सीएम ने आज किसान दिवस पर यह ऐलान किया। सहकारिता विभाग चूँकि बहुत काफ़ी तेज़ी से किसानों के बीच में, हॉर्टिकल्चर वालों के बीच में एक बहुत अच्छा समन्वय का काम कर रहा है। एप्पल और कीवी मिशन में हम लोग तेज़ी से काम करेंगे। उसमें हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक नोडल के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में 50,000 पॉली हाउस हम बनाएंगे। चूँकि आज किसानों का भी दिवस है, उस दिवस के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि राज्य सरकार इसमें काम करेगी। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के सहकारिता विभाग में हुए घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी घोटाले और विवादों के मामले पर तेजी से कार्रवाई कर रही है और इस विभाग में जो पूर्व में गड़बड़ियां हुई हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कोई भी दागी और दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं। यह राज्य सरकार का संकल्प है। घोटाले कहीं पर भी हों, हमारी सरकार पूरी तरह से, हमारा संकल्प है कि उस पर जो है ठीक प्रकार से जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और कहीं पर भी जो है शिकायत आती है तो उसका हम लोग स्वतः ही संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेने के बाद सरकार उसको आगे बढ़ाती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 664 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर चयनित 664 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर यह सभी युवा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की ओर कार्य करेंगे। एक वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उनको रोजगार देना है। उसी क्रम में हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी इस अभियान को प्रारंभ किया है और आज हेल्थ डिपार्टमेंट में CHO 604 के आज जो प्रमाण पत्र हैं, नियुक्ति पत्र हैं, उनको प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हमारी ये रिक्तियां हैं, जितनी भी नियुक्तियां होनी है, उन सभी पर हम नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग में भी अभी 7000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ चल रही है और जो 20,000 के लगभग पद हमारे खाली हैं, उन सभी को भी जल्दी ही उनके अध्याचन निकाले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में कोविड के बूस्टर डोज के लिए लगाए गए कैंप का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। इसके लिए नियमित कैंप लगाए जाएंगे। चीन में बढ़ते कोविड के मामलों पर भारत सरकार ने भी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्कता व जागरूकता को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में नए साल के आयोजन से पूर्व बड़ी संख्या में सैलानियों का आना जाना रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ाने पर राज्य सरकार का फोकस है। राज्य पर्यटन प्रदेश है, लिहाजा पर्यटकों की सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा। जो भी गाइडलाइन आएगी भारत सरकार की, उसके अनुसार काम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि सभी लोग सुरक्षित रहें। जो जरूरी कदम है, सभी को सुरक्षा और सतर्कता दोनों अपनाने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार की तैयारियां हैं, वो करी हुई है और हम एक तो वैक्सीनेशन पर जो रहे हैं, वैक्सीनेशन हमारा पहले भी 100% हुआ है, जो रह गया है उसको पूरा कर रहे हैं और बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस होगा। यही नहीं बल्कि मौजूदा समय में जो भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं, उन सभी केस को अल्मोड़ा, हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून के मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव महोदय से एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आए हैं। उसमें 2 चीज़ों पे स्ट्रेस किया गया है। एक तो सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी फ़िलहाल सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो कोविड पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं, उन सब को हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे जो अभी 4 हमारे लैब्स हैं, 4 मेडिकल कॉलेजेस में, अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हम लोग अपने सैंपल्स भेजेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में मदरसों के विशेष सर्वेक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई है। सीएम धामी ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अवांछित तत्व राज्य में प्रवेश ना करें। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि सुरक्षित बनी रहे, यह सुनिश्चित करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वह भी कहीं थोड़ा और
तेजी से चलाने की जरूरत है। और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बस जा रही है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व हैं वो उत्तराखंड के अंदर ना आ पाए। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। मतलब वहीं राज्य के बहुप्रतीक्षित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून की सख्त जरूरत थी। यह देखने में आ रहा था कि लोगों को लालच प्रलोभन देकर तेजी के साथ धर्मांतरण करवाया जा रहा था। अब सख्त कानून राज्यपाल के अनुमोदन के बाद के लागू हो गया है। मुख्यमंत्री मेयर साहब, लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने, हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट के कालाडूंगी पहुंचने पर विधायक बंसीधर भगत और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता और कर्तव्यनिष्ठा होने का पाठ पढ़ाया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस जिले में अवसर दिया, दायित्व, जिले में जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया। निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। और यहाँ मेरा प्रयास है कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के अपनी रचना योजना, अपने विषय पर बातचीत करके उनसे परिचय का भी मेरा एक कार्यक्रम था और एक अच्छा विषय रहा कि हमारी मन की बात शीघ्र ही हमारे होने वाली संपन्न, उसके विषय में भी हमने यहाँ व्यापक रूप से। वहीं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा कैंपस में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, महासचिव समेत कई पदों के होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार दिन भर उम्मीदवारों ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं कानून व्यवस्था बनाने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस फोर्स तैनात रही। एसजे कैंपस के बाद छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 5 पदों के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर है। लक्सर के सियासी क्षेत्र में स्थित हर्ष डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को 2 दिवसीय सेमिनार का आगाज हुआ है और इस सेमिनार में देश के विभाजन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े साहित्यकारों की भूमिका पर चर्चा होगी। यूपी, उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों के साहित्यकार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये पर्पस तो मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसका जो टॉपिक या शीर्षक है वो अपने आप में इसका पूरा पर्पस और उद्देश्य बता दे रहा है। और रही बात कि इसका उद्देश्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि हमारा जो 75वां अमृत महोत्सव है उसका सेलिब्रेशन आयोजन चल रहा है, तो उसी के लिए बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू और बहुत सारे चेहरे रह गए हैं जो आज भी अंधकार में ढके हुए हैं, छिपे हुए हैं। तो उन सबको निकालने का, उन सबको बाहर लाने का एक माध्यम है, जिसको सही मायने में देखा जाए तो लेखकों ने अपनी कलम के जरिए और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म है उन्होंने अपने पर्दे के जरिए एक बाहर निकालने की कवायद शुरू। भारत इस वक्त आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है पूरा। कुछ भारत में ऐसे थे कि अनछू जो पहलू थे उन पहलुओं को बाहर नहीं आ पाया, कि जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना बहुत अहम योगदान दिया, ट्राइबल्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके साहित्य ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, लेकिन उस योगदान को कहीं भी आज तक किसी किताब में वो छप नहीं पाया। तो हमारी कोशिश है जो ऐसे अनछू पहलू जो कहीं छूट गए हैं, कहीं रह गए स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संघर्ष में, उनको बाहर लाने का इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय जो संगोष्ठी हो रही है उसमें चिंतन मंथन होगा और उसमें जो भी निचोड़ निकल के बाहर आएगा उसको हम शासन, प्रशासन और ICSSR नई दिल्ली भेजेंगे ताकि नई चीजें निकल कर सामने आए। भारत
शीतलहर से जनता को बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाने के लिए 10 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर सरनजीत सिन्हा ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तहसीलों में अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उसमें सभी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। शीतलहर का प्रकोप अभी और बढ़ने वाली है, उसके ध्यान में रखते हुए हमने सारे जनपद के सारे विभागों के अधिकारियों के साथ, जिसमें डीएम्स भी सम्मिलित थे, सबके साथ हमने बैठक करी। बैठक ऑनलाइन थी। इसमें हमने कुछ विचार विमर्श हुआ और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति जनपद पूरे प्रदेश में बाहर ठंड में ना सोए, गर्म कपड़े उनके पास उपलब्ध हों। इसके लिए 2-3 व्यवस्था हमने सबको सुझाया है और सारे लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं और जो कुछ कमियां हैं उसको भी पूरा कर लेंगे। एक तो सबको कंबल वितरण, जिसके लिए हमने अभी 5-5 लाख रुपये दिए हैं जनपदों में और 10-10 लाख रुपये और दे रहे हैं। साथ ही रैन बसेरे की व्यवस्था, जनपदों में रैन बसेरों की व्यवस्था है, परमानेंट भी है और कहीं जरूरत पड़ी है तो टेम्परेरी व्यवस्था करी गई है। हमने ये भी कहा है कि और जरूरत पड़े तो और भी व्यवस्था कर लें। शीतलहर का वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस प्रतियोगिता का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में जिले के 9 विकास खंडों से 228 बच्चों ने शानदार प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रदेश बच्चे को 10,000, 20,000 और 50,000 की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। भारत सरकार का एक अभिनव कार्यक्रम है जिसमें कम उम्र के विद्यार्थियों को विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत पूरे देश में 10 लाख विद्यार्थियों से उनकी आइडिया मांगी जाती है। टिहरी जनपद ने पिछले साल लगभग 3200 बच्चों की इनोवेटिव आइडिया भारत सरकार को भेजी थी, जिसमें 228 बच्चों की आइडिया भारत सरकार ने चयनित की और उन्हें 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए। अपनी आइडिया पर प्रदर्शन बना के बच्चे इस प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह है। मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंस्पायर अवार्ड मानक का, क्योंकि हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है ये हमें मंच प्रदान करता है, जिसके कारण हम आइडिया को प्रस्तुत कर पाते हैं। और अगर इसी तरीके से इंस्पायर मानक हमें अपॉर्चुनिटी देता रहे जिससे कि वे अपने आइडिया को प्रस्तुत कर पाते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के समय में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और यहाँ आकर मैंने दूसरे बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखकर उनसे इतना कुछ सीखा, इतना उनसे प्रोजेक्ट से लगाव है मुझे कि मैं साइंस के बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं और जागरूक हुआ हूँ इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा। और अगर ऐसे ही प्रोग्राम, ऐसी कॉम्पिटिशन बार बार होते रहे तो मुझे आई एम श्योर कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ता रहेगा। बच्चों को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वे अपने कड़ी मेहनत, लगन और लगातार अपनी सोच को डेवलप करते हुए जो उनके आइडियाज़ हैं उन्हें लगातार विकसित करते रहें। झारखंड स्थित जैन समाज के धार्मिक स्थल श्री समेद शिखराजी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर समुदाय के लोग भड़क गए। जैन समाज ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। लोगों का कहना है कि सरकार इस निर्णय से जैन समाज की भावनाएं आहत कर रही है, इसीलिए सरकार ने जो धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया है वह जल्द से जल्द खारिज होना चाहिए। आपको बता दें कि ऋषिकेश में शुक्रवार को जैन समाज के लोग एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें जैन समाज के लोगों ने झारखंड स्थित तीर्थराज श्री समेद शिखराजी को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की। एक सरकार ने प्रस्ताव पास किया है, झारखंड सरकार की अनुशंसा पे केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया, जो हमारे तीर्थराज समेद शिखर जी जो कि झारखंड में स्थित है और पवित्र स्थल हमारा हमेशा से है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको पर्यटक स्थल घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्र सरकार ने उसे अप्रूवल दे दी। उसके फलस्वरूप वहां पर हजारों ऐसे लोगों का जाना आना शुरू हो गया जो पिकनिक स्पॉट के रूप में उसका आनंद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर मांस मदिरा का सेवन भी शुरू हो गया है। बाजार
हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर के जनप्रतिनिधियों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। जनप्रतिनिधियों ने लक्सर प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेनों का स्टॉपेज करने की मांग की। रेल मंत्री ने सांसद निशंक के साथ गए प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में 22 से 30 दिसंबर तक मौसम को लेकर कोई विशेष एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में कम बारिश और बर्फबारी बागवानी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 25 और 26 और 27 दिसंबर को मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। देख रहे हैं कि अभी तक कुछ रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल एक्टिविटी प्रदेश में नहीं मिली उत्तराखंड में, और इसी तरह की जो सिचुएशन है वो करीब नवंबर में भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कम रेनफॉल एक्टिविटी है, स्नोफॉल एक्टिविटी, ये कृषि और बागवानी के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। और आगे भी जो है एक्टिविटी, अगर एक वीक में बात करूँ, आज 22 से लेकर 30 तारीख तक के बीच में, तो कोई विशेष एक्टिविटी नहीं है। 25 को आप देखेंगे थोड़ी बदली छाएगी, 26 को भी रहेगी, और छुटपुट लाइट एक्टिविटी रेन या स्नो की जो हाई रीचेज है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनमें थोड़ी बहुत हल्की या हल्की एक्टिविटी कहीं कहीं पर वो मिल सकती है। अपर पुलिस अधीक्षक पौड़ी शेखर चंद्र सुयाल ने कोतवाली पौड़ी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने कोतवाली में मालखान और अभिलेख थाना परिसर में साफ सफाई व्यवस्था, थाना परिसर में खड़े वाहन और शस्त्रों के निरीक्षण का डिप्टी एसपी ने पुलिस कर्मियों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी और चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी आम जनता से शालीनता से पेश आए और पीड़ितों की सहायता करें। पुलिस की रूटीन वर्क होते हैं, हाफ ईयरली हमें भी निरीक्षण करना होता है। तो चूंकि ज़िले की मेन कोतवाली है, तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। काफ़ी हद तक जो फिजिकल इंस्पेक्शन है पूरी बिल्डिंग का, हम जहाँ हमारे सिपाही रहते हैं बैरक का, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ ठीक है। क्योंकि थोड़ा पुरानी बिल्डिंग है, कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन अपने एफर्ट से जो बेस्ट हो सकता है अपने कर्मचारियों के लिए वो इंस्पेक्टर साहब ने किया हुआ है। वेपनों का निरीक्षण हो गया, एकदम ओके हैं सारी चीज़ें। बाकी रिकॉर्ड अभी मेरे द्वारा देखा जाएगा। तो अभी तक सब बहुत बढ़िया और दुरुस्त है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।